पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के नौजवान पत्रकार मुकेश चंद्राकर के कत्ल का मामला सुर्खियों में है। ये मामला है ही कुछ ऐसा, बहुत ही जघन्य तरीके से एक नौजवान पत्रकार की जो सच लिखने और बोलने की ताकत रखता था उसकी जान ले ली गई और इसे लेकर पत्रकारों में भी बड़ा रोष है। आज मैं आपको मुकेश चंद्राकर के कत्ल की पूरी साजिश का सिलसिलेवार तरीके से खुलासा करके बताऊंगा कि आखिर ये वारदात हुई कैसे, कब हुई, कैसे इसका खुलासा हुआ और जिन लोगों ने भी इस साजिश को अंजाम दिया उनके दिमाग में क्या था, पुलिस ने अब तक की तफ्तीश में इस मामले में क्या क्या पाया है। तो मुझे लगता है कि आज की इस पेशकश को सुनने के बाद अब तक इस मामले में जो भी बातें सामने आई हैं वो आपको पता चल जाएंगी और इसके बाद इस केस स्टडी या इस मामले से जुड़ी कोई और बात जानने के लिए आपको फिलहाल कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक तो नहीं जब तक कोई नया खुलासा इस मामले में और ना हो। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला बताता हूं। मुकेश चंद्राकर बीजापुर के रहने वाले थे, पत्रकार थे। वो एक नेशनल टीवी चैनल से जुड़े हुए थे और साथ ही बस्तर में अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते थे। नक्सल इलाके में काम करना अपने आप में पत्रकारों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है क्योंकि वहाँ एक संतुलन बनाकर चलना होता है। नक्सली लोग जो हैं उनको उन तक पहुँचना भी होता है, उनकी बात भी समाज तक या सरकार तक पहुंचानी होती है। साथ ही सरकार जो सोचती है वो बातें भी नक्सलियों तक पहुंचानी होती है और चूंकि यहाँ पर बहुत तनावपूर्ण एक माहौल रहता है तो इस माहौल में अपने आप को न्यूट्रल बनाए रखना एक पत्रकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है और मुकेश उस मामले में एक बिल्कुल कामयाब और सफल पत्रकार थे, ऐसा पूरे बीजापुर शहर के लोगों का और उस पूरे जोन का कहना है। हुआ ये कि मुकेश जो है वो 1 जनवरी की शाम को तकरीबन 5 बजे अपने घर से निकले और घर वालों को ये बताकर निकले कि वो किसी से मिलने जा रहे हैं, देर रात तक वो लौट कर आ जाएंगे। 1 जनवरी आपको पता है नए साल का पहला दिन था तो घर वालों को ये लगा कि शायद कोई आउटिंग है या कहीं किसी से मिलने जा रहे हों और रात तक वापस लौट आएंगे। लेकिन देर रात तक जब मुकेश वापस नहीं आए तो घर वाले बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपने तौर पर मुकेश को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की लेकिन उनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। इसी के साथ घर वालों की बेचैनी लगातार बढ़ती रही। पूरी रात निकल गई, मुकेश का कोई पता नहीं चला। अगले दिन भी घर वाले मुकेश की तलाश करते रहे, साथी पत्रकारों से पूछा लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं थी। मुकेश के भाई हैं युकेश चंद्राकर, उन्होंने बीजापुर पुलिस से संपर्क साधा और बाकायदा अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। एक पत्रकार की गुमशुदगी का मामला अपने आप में काफ़ी अहम होता है। अहम इसलिए क्योंकि पत्रकार इस तरह के पेशे में होता है जो जोखिम से भरा हुआ है और ऐसे में किसी का गुम हो जाना सिर्फ इस रूप में नहीं देखा जा सकता कि वो कहीं घूमने चले गए होंगे, वापस चले आएंगे। तो इस मामले को पुलिस ने भी बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट करने की शुरुआत की और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिरी बार मुकेश कहाँ थे, कहाँ गए थे, उनकी लास्ट लोकेशन क्या थी, किससे बातचीत हो रही थी। इस कोशिश में पुलिस को यह पता चला कि मुकेश चंद्राकर की आखिरी लोकेशन जो है बीजापुर शहर में ही चट्टानपारा इलाके में दिख रही थी। उसके बाद उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था। अब ये जो चट्टानपारा का इलाका है, इस इलाके में मुकेश एग्जैक्टली कहां पर गए, किससे मिले, ये पता नहीं चल पा रहा था। इसी तरह जो लोकल जर्नलिस्ट्स हैं, जो स्थानीय पत्रकार हैं, वो भी मुकेश को अपने तौर पर ढूंढ रहे थे। उन्होंने भी अपने तौर पर मुकेश का लास्ट लोकेशन ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें भी पता चला कि मुकेश आखिरी बार चट्टानपारा में ही थे और उसके बाद उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। अब पत्रकार साथी और पुलिस वाले ये सोचने लगे कि चट्टानपारा में वो कहां हो सकते हैं। चट्टानपारा में एक फार्म हाउस है जिससे मुकेश का एक कनेक्शन निकल आया। ये फार्म हाउस बेसिकली बीजापुर के एक ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का है। सुरेश चंद्राकर मुकेश चंद्राकर का चचेरा भाई भी है और उसने ठेकेदारी से काफ़ी अच्छे पैसे कमाए हैं। तो चट्टानपारा में उसने एक फार्म हाउस बना रखा है जिसमें उसके पास बैडमिंटन कोर्ट है और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, चूंकि वो ठेकेदारी का काम करता है तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे साजो सामान भी वहीं पड़े होते हैं। अब लोगों को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकेश आखिरी बार अपने इसी चचेरे भाई के पास गए हों। लेकिन मुकेश को करीब से जानने वाले लोग ये बता रहे थे कि सुरेश के साथ मुकेश के संबंध अच्छे नहीं हैं, यानी ठेकेदार भाई के साथ पत्रकार भाई के संबंध जो है वो अच्छे नहीं थे। अब अच्छे नहीं थे, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। कुछ रोज पहले मुकेश ने एक खबर भी एक सड़क घोटाले के संबंध में दिखाई थी जिसके बाद उस मामले में जांच के आदेश दिए गए थे और वो सड़क जो है वो सुरेश चंद्राकर ने यानी मुकेश के चचेरे भाई ने ही बनाई थी। ये भी एक खुलासा था। तो इसमें एक दुश्मनी का एंगल भी समझ में आ रहा था जिससे ये लग रहा था कि शायद सुरेश चंद्राकर जो है वो मुकेश की गुमशुदगी के पीछे हो, क्योंकि मुकेश ने सुरेश के खिलाफ खबर दिखाई थी और इससे सुरेश नाराज था, ऐसा लोगों को लग रहा था। तो ऐसे में लोगों ने यह तय किया, खासकर पत्रकारों ने, लोगों मतलब पत्रकारों ने और पुलिस ने भी, कि उन्हें चलकर सुरेश चंद्राकर के फार्म हाउस की तलाशी लेनी चाहिए।
अब पुलिस की एक टीम पत्रकारों के साथ उस फार्म हाउस में पहुंची। ये तारीख थी 3 जनवरी 2025 की। मुकेश 1 जनवरी को गायब हुए थे, यानी 2 दिन बाद। तो शाम को जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और पुलिस ने जब पूरे फार्म हाउस की तलाशी ली तो उनको वहां कोई इंक्रिमिनेटिंग चीज़ तो नज़र नहीं आया, लेकिन पुलिस ने यह देखा कि फार्म हाउस में जो सीवर का टैंक है उस सीवर के टैंक की ताज़ी चिनाई की गई है, जबकि वहां कोई टूट फूट या सीवर टैंक बिल्कुल ख़राब हो चुका हो इस तरह के कोई संकेत नहीं मिल रहे थे। वो टैंक जो है इंटैक्ट था, प्रॉपर था, लेकिन उसके साइड में खास तौर पर अलग से सीमेंट लगाकर उसकी चिनाई की गई थी ताकि अंदर से कोई भी फ्यूम, कोई भी गैस बाहर ना आ सके। ये एक शक पैदा करने वाली बात थी। पत्रकारों को भी शक हुआ और पुलिस को भी शक हुआ। सबकी मौजूदगी में सीवर टैंक को तोड़ा जाने लगा। तकरीबन 3 घंटे का वक्त लगा। सीवर टैंक को तोड़ा गया और उसके अंदर जो पानी था उसे भी क्लीन किया गया, निकाला गया, और इसके बाद जो मंजर सामने आया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। इस सीवर टैंक में मुकेश चंद्राकर की बॉडी पड़ी हुई थी, और ये बॉडी चूंकि बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं थी, 1 तारीख की रात को ही वो लापता हुए थे, गायब हुए थे, और ये 3 तारीख की शाम की बात थी। तो बॉडी जो है वो आइडेंटिफाई करने के काबिल थी, पहचाने जाने के लायक थी, लेकिन उस बॉडी पर बहुत घातक इंजरी मार्क थे। सिर पर, पेट पे, शरीर के दूसरे हिस्सों में धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान थे, और ये इस बात का एक सबूत था कि मुकेश की न सिर्फ हत्या हुई है बल्कि बहुत ही बर्बर तरीके से उन्हें मारपीट करके, उन पर घातक हथियारों से हमला करके उनकी जान ली गई है। इसी के साथ पूरे बीजापुर शहर में भूचाल मच गया। पत्रकार का मामला था, सारे पत्रकार बिरादरी नाराज हो गई और वो इस हत्या के खिलाफ जो है वो रोष प्रदर्शन करने लगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है वो तेजी से हलचल लेने लगी। दोनों जो मुख्य पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाने लगा और ये बताने लगे कि सुरेश चंद्राकर जो है उनकी विरोधी पक्ष का करीबी है और उनका जानकार ठेकेदार है। मामला दिल्ली तक भी पहुंचा। दिल्ली के नेताओं को भी इस मामले में लगा कि उन्हें भी बयान देना चाहिए। कुछ लोगों ने इस मामले पर बयान दिया, लेकिन बयान जो है वो पत्रकार की मौत पर संवेदना जताने के साथ साथ अपने विरोधियों को इस मामले में शामिल दिखाने का भी था, यानी इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई। खैर, वो एक अलग मसला है। अब इस मामले की जांच जो है वो शुरू करनी थी। पुलिस जो है डेड बॉडी रिकवर कर चुकी थी, लेकिन अब ये पता करना था कि क्या वाकई इस मामले में सुरेश चंद्राकर इन्वॉल्व है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरेश के फार्म हाउस का किसी ने इस्तेमाल किया हो, और जो भी लोग मुकेश की मौत के पीछे हैं वो कौन लोग हैं, अब पुलिस को ये पता करना था। तो पुलिस ने अब ये पता करना शुरू किया कि अगर सुरेश के साथ मुकेश के रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो मुकेश इस फार्म हाउस में कैसे पहुंचा। ऐसा तो है नहीं कि मुकेश को अगवा करके ले जाया गया। मुकेश तो खुद अपने घर से ये बताकर निकले थे कि वो कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं, तो इसका मतलब मुकेश को किसी ने ज़रूर बुलाया होगा। अब पुलिस उनकी जो मोबाइल फ़ोन है वो तो बेशक स्विच ऑफ था, लेकिन उसकी CDR पुलिस निकालकर उसकी जांच कर रही थी। इस कड़ी में पुलिस को कुछ सुराग, कुछ एविडेंस हाथ लगे। पुलिस को ये पता चला कि मुकेश को सुरेश के छोटे भाई, जिसका नाम रितेश है, उसने फ़ोन करके बुलाया था। रितेश ने मुकेश को 1 रोज़ पहले यानी 31 जनवरी को भी फ़ोन किया था, लेकिन तब मुकेश ये कहकर रितेश के पास आने से मना कर चुका था कि वो आज बिजी है। लेकिन अगले दिन यानी 1 जनवरी की शाम को रितेश ने फिर से मुकेश को फ़ोन किया और उसे अपने फार्म हाउस में पार्टी के लिए मिलने के लिए बुलाया। रितेश के साथ मुकेश का रिलेशन काफ़ी अच्छा था। दोनों हमउम्र थे और दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी। ये जानते हुए भी कि रितेश सुरेश का भाई है और सुरेश के साथ मुकेश के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, रितेश और मुकेश के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी। अब पुलिस को यह लगने लगा कि इस कत्ल के मामले में रितेश का रोल ज़रूर है। पुलिस अब रितेश की तलाश करने लगी और साथ ही जो एक और भाई है मुकेश और सुरेश और रितेश का, उसका नाम है दिनेश। पुलिस उसे भी ढूंढने लगी। इन सारे लोगों को जब ढूंढने लगी तो पुलिस को पता चला कि इन लोगों की लोकेशन जो है वो जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में ही है। अब पुलिस ने इन तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगा दी। ये जगदलपुर गए ज़रूर थे, लेकिन अब वहां से भी गायब हो चुके थे। लेकिन जब पुलिस का शक इन्हीं चंद्राकर बंधुओं पर, सुरेश, रितेश, दिनेश, इन पर गहराने लगा तो पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी और इनकी धरपकड़ की कोशिशें तेज कर दी और आखिरकार पुलिस ने एक एक करके 3 लोगों को पकड़ा। रितेश को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई, दिनेश को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई, और उनका एक एम्प्लॉय था इन चंद्राकर बंधुओं का, जिसका नाम है महेंद्र रामटेके, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इनसे जब शुरुआती पूछताछ हुई तो इन लोगों ने मुकेश चंद्राकर का कत्ल करने की बात कबूल कर ली और इन्होंने ये बताया कि कत्ल की ये पूरी साजिश उनके बड़े भाई ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने ही रची थी और उसी के इस इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अंजाम दिया कैसे गया, उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि यह साजिश रची क्यों गई।
गिरफ्तार आरोपियों ने यह बताया कि सुरेश चंद्राकर जो है वो मुकेश से, पत्रकार से, काफ़ी नाराज़ चल रहा था, क्योंकि मुकेश जो है उसने हाल ही में एक सड़क निर्माण में घोटाले की खबर दिखाई थी और ये सड़क जो है सुरेश ने ही बनाई थी, जिससे सुरेश चंद्राकर पर बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान का खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि इस मामले में सरकार ने जांच के आदेश दे दिए गए थे। इस बात से सुरेश जो है वो खुंदक खाया हुआ था और सुरेश के साथ साथ जो उसके भाई हैं दिनेश और रितेश, वो भी मुकेश से खुंदक खाने लगे थे। वो भी तब जब मुकेश ने अपना फर्ज अदा किया था और इस बात से रितेश भी मुकेश से नाराज़ था कि मुकेश ने उसके बड़े भाई सुरेश के खिलाफ उसके बनाई सड़क में घोटाले की शिकायत करते हुए खबर दिखाई है। अब जब तीनों भाई एक राय हो गए कि मुकेश जो है उसने गलत किया है और उसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, तो तीनों भाइयों ने मिलकर यह प्लानिंग की। मास्टरमाइंड सुरेश ही था। फिर सुरेश को यह पता था कि अगर वो मुकेश को खुद से मिलने के लिए या बात करने के लिए बुलाता है तो वो नहीं आएगा, तो इसीलिए उसने अपने छोटे भाई रितेश को यह ड्यूटी सौंपी कि वो मुकेश को फ़ोन करके बुलाए। रितेश ने मुकेश को फ़ोन किया। मुकेश को दूर दूर तक अंदेशा नहीं था कि रितेश जो है उसके कत्ल की साजिश में शामिल हो सकता है और वो उसके बड़े भाई से इस मामले में मिला हुआ है। मुकेश ने अपने चचेरे भाई रितेश पर भरोसा किया, अपने दोस्त पर भरोसा किया और 1 जनवरी को उससे मिलने के लिए उसके फार्म हाउस में आ गया। वहाँ पर रितेश के साथ महेंद्र रामटेके नाम का उनका एक एम्प्लॉय भी मौजूद था। इन दोनों ने मिलकर पहले मुकेश के साथ मिलकर पार्टी की। बेसिकली ये मौत से पहले की आखिरी पार्टी थी और इस पार्टी में खाने पीने के बाद इन दोनों ने मिलकर, महेंद्र ने और रितेश ने मिलकर बहुत घातक हथियारों से मुकेश पर हमला किया और उसकी जान ले ली। उसे तड़पा तड़पा कर मारा, बहुत बुरी तरह से पीटा और फिर धारदार हथियारों से उसकी हत्या कर दी और इसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को घसीट कर वहीं जो फार्म हाउस है उसके सीवर टैंक में डाल दिया। इसके बाद ये दोनों लोग यानी रितेश वो भी फरार हो गया और महेंद्र रामटेके वो भी फरार हो गए। ये दोनों जगदलपुर गए। उस समय दिनेश और सुरेश ये जगदलपुर गए हुए थे। जगदलपुर में सुरेश का ससुराल है, यानी बड़े भाई मास्टरमाइंड का ससुराल है। ये लोग गए उधर और उसके बाद रितेश वहां से दिल्ली निकल गया और सुरेश को আপনার মাল্টিভিটামিনে কি জরুরি ভিটামিন আছে রিভাইটাল এতে আছে ভিটামিন ডি বি12 আর ন্যাচারাল জিনসিং। जब पता चला कि इस मामले में पुलिस उस तक पहुंच सकती है तो उसने अपने आप को बचाने के लिए पहले वो जगदलपुर में था, फिर वहां से वो हैदराबाद भाग गया, वहां फरार हो गया। इस बीच ये जो महेंद्र रामटेके है, ये एक जो और भाई था दिनेश, उसके साथ मिलकर इसी फार्म हाउस में वापस लौटा और इन्होंने सबूत मिटाने के लिए वो बाकी का काम किया। सीमेंट से सीवर टैंक की पूरी चिनाई कर दी और उनको पूरा इत्मीनान हो गया कि लाश कभी ढूंढे नहीं मिलेगी और कभी ये राज बाहर नहीं आएगा। वो इत्मीनान से थे पकड़े जाने के पहले, लेकिन पुलिस ने जब कड़ियाँ जोड़ी तो सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन के डिटेल सामने आए, उनकी लोकेशन क्लियर हुई कि वो जगदलपुर थे, फिर वापस आए, वो हैदराबाद चला गया सुरेश, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो पुलिस ने फिर एक एक कर दबिश डालने की शुरुआत की और फिर रितेश, दिनेश, महेंद्र रामटेके इनको गिरफ्तार किया। इनसे जब पूछताछ हुई तो कत्ल की ये पूरी कहानी सामने आ गई और ये पता चला कि साजिश जो है वो सुरेश ने ही रची थी। फिर पुलिस ने सुरेश को ट्रैक करना शुरू किया और सुरेश को उसकी बीवी के साथ हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से इस मामले में जो 4 मुख्य आरोपी थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ ठेकेदारी का मामला ही था? क्या सिर्फ इसलिए मुकेश की हत्या कर दी गई क्योंकि मुकेश ने सुरेश के खिलाफ एक खबर दिखाई थी या खबर लिखी थी? तो इसका जवाब ये है कि तात्कालिक कारण तो बेशक ये था, लेकिन मुकेश के साथ सुरेश की अनबन या दुश्मनी पहले से चली आ रही थी। सुरेश ठेकेदार जो है उसने हाल के दिनों में काफ़ी पैसे कमाए थे और बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल वो जीता था। बाउंसर लेकर चलता था और सोने की लंबी जंजीर पहना करता था मोटी, और एक दिखावे वाला इंसान था। उसकी जब शादी हुई तो जगदलपुर में वो अपनी बीवी को लेने के लिए बाकायदा चॉपर लेकर यानी हेलीकॉप्टर लेकर गया और हेलीकॉप्टर से ही शादी के बाद अपनी बीवी को ब्याह कर लाया। ये एक ठेकेदार का ये जो शोशा था, ये जो दिखावा था, इसकी खबरें उस समय उसके शादी के वक्त बीजापुर और आसपास के इलाकों में छपी, तस्वीरें भी छपी। इस बात से सुरेश बहुत नाराज़ हुआ और उसे ये लगने लगा कि इन खबरों के पीछे उसका चचेरा भाई मुकेश, जो कि पत्रकार है, वो शामिल है। यही वक्त था जब मुकेश के साथ सुरेश की दुश्मनी की शुरुआत हुई और दोनों के बीच में कहासुनी के बाद बातचीत बंद हो गई। इसके बाद जब ये दूसरी बात हुई, जब मुकेश ने घोटाले की खबर दिखाई, तब सुरेश जो है अपने भाई मुकेश से और ज़्यादा चिढ़ गया और उसके बाद उसने कत्ल की साजिश रच ली और यह तय कर लिया कि वो अब अपने चचेरे भाई को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद तीनों भाइयों ने मिलकर अपने एक कर्मचारी के साथ मुकेश को अपने फार्म हाउस में धोखे से बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। लेकिन कड़ी दर कड़ी जोड़कर बीजापुर के पत्रकारों ने और बीजापुर की पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया, बॉडी रिकवर कर ली, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब
जो मांग है वो यही है कि इस मामले में अगर और भी दोषी लोग शामिल हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए और जो भी गुनहगार हैं उन्हें कानून सम्मत तरीके से कड़ी सजा दिलाई जाए। आने वाले दिनों में इस मामले का क्या अंजाम होता है ये देखने वाली बात होगी। पुलिस कितना पुख्ता केस इस मामले में कोर्ट में प्रोड्यूस कर पाती है ये भी देखने वाली बात होगी। जब इस मामले में कोई नया डेवलपमेंट होगा जो सिग्निफिकेंट हो, मैं वो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। आज चूंकि कई दिनों के बाद मैं हाजिर हुआ हूं, क्राइम तक की पूरी टीम जो है वो नए साल पर छुट्टियों में गई हुई थी, तो इसलिए ऐसा कोई लास्ट वीडियो नहीं है जिसके कमेंट्स का मैं आपके सामने जिक्र करूं। तो इसलिए आज मुझे इजाज़त दीजिएगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आपके कमेंट्स जो है उनके जवाब मैं आप तक दोबारा पहुंचा सकूं, दे सकूं और आपकी राय भी लोगों तक रख सकूं। फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।